स्वागत है हमारे आदरणीय विधायक जी घनश्याम दास जी, राजेश सप्रा जी, हमारे हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी सीनियर जो हमारे नेता है वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे थे और इन 9 साल में जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं उनसे पूरा देश प्रभावित है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है कि इस प्रकार की परिस्थितियां खराब है, लेकिन उनमें भी जहां पहले हमारी पहचान जो थी एक कमजोर राष्ट्र की बन गई थी और जो हमारा अध्यक्ष भी था, प्रधानमंत्री भी था, जो देश का मुखिया था, तो उसकी स्थिति भी बहुत कमजोर कर दी थी। और देश की स्थिति या किसी की भी स्थिति मुखिया के ऊपर डिपेंड करती है बहुत हद तक। अगर मुखिया दमदार है, मजबूत है, तो बाहर भी छवि वैसी है, और अगर यहाँ है तो फिर यहाँ भी, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ कैबिनेट ने फैसला लिया और एक सांसद ने आके वो जो एक प्रमुख था पार्टी का, वैसे तो प्रमुख नहीं था लेकिन वैसे प्रमुख था, और उसने आएगा वो फाड़ दिया सबके सामने, बोले मैं नहीं मानता इसको, यानी कि कैबिनेट को भी एक साइड में कर दिया। तो ऐसे में इसका मतलब ऐसे में कोई खबर नहीं, अभी अखबार खबर छाप रहा, पूरी दुनिया देख रही उसको, और पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि जो आदमी यहाँ का मुखिया है उसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत कहीं और है। तो इस प्रकार का कमजोर जो रहा वो एक वो है। जहां इससे पहली सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जहां उसने महंगाई पे इस प्रकार का कंट्रोल किया था कि महंगाई को घटा के 3% पे ले आई थी, वहीं वह महंगाई बढ़ के 12% पे चली गई। यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनकी ब्लैक शुरू हुई थी, और गैस की तो आपने देखी हर टाइम लाइन लगी रहेगी। लेकिन उसके बाद जब भारत की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना उसके उनके प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, तो आपने देखा कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत उभर के सामने आया और पूरी दुनिया में जिस प्रकार का सम्मान भारत का बढ़ा और जिस प्रकार की प्रगति यहाँ पे, जहां पहले राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि भाई मैं 1 रुपया देता हूं तो 15 पैसे ही वहां तक पहुंचते हैं, जहां तक पहुंचने चाहिए वहां 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत 48 करोड़ 27 लाख बैंक अकाउंट खोले, और जब हमने अकाउंट खोले तो कांग्रेस ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, दूसरी पार्टियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अभी अकाउंट तो खोल दिया, पैसे कहां से आएंगे। लेकिन अभी हमने अकाउंट खोल लिया, आज आपके सामने है कि जो 1 रुपया जिसको कहते थे 85 पैसे गुम होते थे, आज वो 85 पैसे कहीं गुम नहीं होते। आज एक क्लिक पे सारे पैसे जिसको देने उसके पास पहुंचते हैं, चाहे वो किसान के पास पहुंचे, चाहे मौजे के तौर पे किसान के पास पहुंचे, चाहे कोई अन्य इस प्रकार का है किसी को मतलब नुकसान होता है, सरकार जिसकी भी मदद करती है वो पूरे के पूरे 100 के 100 उसके पास पहुंचते हैं, उस प्रकार का कहीं भी कमी नहीं आती। और इसके साथ इसी प्रकार से मकान बनाने की बात है, इस सरकार के दौरान 3.5 करोड़ 3.5 3.5 करोड़ मकान हमने बना के दिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके पास मकान नहीं उसका दर्द वही जानता है कि क्या दर्द है। और उनमें से भी 70% मकान जो है वो हमने महिलाओं के नाम दिए, तो उससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोलते लाल किले से कहा था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, देवालय बाद में, शौचालय पहले। अगर आपके ध्यान हो तो उसकी बड़ी आलोचना ही थी कि कहा तो एक बार राम मंदिर की बात करने वाली बीजेपी आज मंदिर को छोड़ के शौचालय पे आएगी। ये सच्चाई है, देवालय में अगर आप 1 महीना भी ना जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शौचालय में आपको दिन में 3 बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से 3-4 बार आपको जाना ही पड़ता है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जलालत की जिंदगी भी जीनी पड़ रही थी। ठीक है, हम जी रहे थे, हमने पता नहीं चल रहा था। महिलाएं कई बार नहीं रास्ते में आसपास बैठती थी, कोई गाड़ी आएगी, लाइट आएगी, आप सोच सका कि उस टाइम क्या स्थिति नहीं होगी। और हमारी माताओं की क्या स्थिति थी कि सुबह अंधेरे में जाना या शाम को अंधेरे में जाना, उससे पहले जाने की स्थिति नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर गौर किया और प्रेरणा दी, और आज आपके सामने है कि 12 करोड़ जो शौचालय है वो बना के भी दिए और लोगों ने अपने आप में बना लिए।
12 करोड़ सरकार ने दिए बनाएगा, लेकिन लोगों ने अपने आप भी बना लिए। और आज मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी खुले में शौच करने की सोचता भी नहीं है, उसको भी लगता है कि गलत है। और आज वो सोचता है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा लाभ जो है वो ये है कि बीमारियां बहुत कम हुई। नल से जल, यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे यहाँ तो सारा मीठा ही पानी है। हमें तो यहाँ 90% लोग हमारे जिले में ऐसे रहते हैं जिनको ये नहीं पता कि धरती के नीचे खारा पानी भी होता है। लेकिन देश का बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जिसमें पानी नीचे खारा है, और पानी की बड़ी भारी समस्या है। अगर मीठा पानी निकल जाए, पीने वाला निकल जाए, तो बड़ी भारी खुशी होती है। तो आज सरकार ने इस प्रकार की एक योजना चला के दी, नल से जल, हर घर में पीने का पानी आज पहुंचाने का काम जिस प्रकार से किया वो अपने आप में भूतपूर्व है। और इसी प्रकार से कोविड, जब कोविड आया तो पूरी दुनिया का यह थे कि भाई इसका केंद्र जो है ना भारत रहेगा, ये सभ्य भाषा है केंद्र। वास्तविकता में जो वो कहना चाहते थे, आप भी समझ रहे क्या कहते थे, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई। लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कंट्रोल किया, और विपक्ष ने उन प्रयासों की जिस प्रकार से आलोचना की, और जिस प्रकार से अपने देश की कुशलता के ऊपर और उसकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए विपक्ष ने। उन्होंने बार बार कहा कि वैक्सीन बनाओ ना, वैक्सीन से जाकर कोरोना वैक्सीन बनाओ। उनको पता था कि वैक्सीन यहां बन नहीं सकती, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी उनको बुला के, डॉक्टरों को और जो उसके विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उनको बुलाया, उनको प्रेरणा दी कि हमने बनाना चाहिए, और उन्होंने प्रयास किया। सरकार ने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे, और 2 वैक्सीन हमने बनाई। हालांकि विपक्ष ने उसके बाद भी कह दिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात भी कही कि बीजेपी की वैक्सीन में लगवाता है, ये टेस्ट नहीं। और एक बड़े नेता ने कहा कि मैं नहीं लगवाता क्योंकि टेस्ट नहीं है। लेकिन आज दुनिया ने मान लिया कि सबसे अच्छी वैक्सीन जो है वो भारत की है, और 200 बाद में उन्होंने लगवाई, और 220 करोड़ डोज जो दी है वो हमने भारत में दी है। और हमने केवल भारत में नहीं दी, हमने 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनको हमने वैक्सीन दी है, उनमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनको हमने मुफ्त में दी है। और इसी दौरान हमने 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमने राशन देने का काम किया। क्योंकि पिछला एक इतिहास ऐसा है, आपने बुजुर्गों से सुना होगा, एक बार प्लेग आई थी, शायद हम भूल गए होंगे, जो बड़ी उम्र के उनके ध्यान होगा। प्लेग आई थी एक बार, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, और उसका जो उस टाइम की रिसर्च थी उसमें यह आया था कि प्लेग से मरने वालों की बजाय जो भूख से मर गए वो ज्यादा थे। तो हमने उस टाइम की जो इतिहास लिखा था उससे हमने प्रेरणा ली या शिक्षा ली हमने उससे, कि भाई ये कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोरोना की वजह से तो होंगी, लेकिन कहीं भूख की वजह से ना हो जाए। और हमने 80 करोड़ जो लोग थे उनको हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना, हमने 9 करोड़ 60 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको हमने मुफ्त में गैस का सिलेंडर दिया। कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि गैस तो बहुत महंगी देगी, लेकिन आपके पास सिलेंडर तो है ना। गरीब आदमी के पास, क्या गरीब आदमी का सिलेंडर था? ले ही नहीं सकता था ही नहीं उसके पास गैस का कनेक्शन। हमने उसको गैस का कनेक्शन दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने आप पूरी जनसभा में कहा कि कोई खड़ा हो जो जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं, और अगर नहीं है तो एसडीएम को उठा लीजिए, नहीं तो फिर कंवरपाल का उठा लीजिए या घनश्याम जी का उठा लीजिए। तो कल 3 दिन में अगर सारा कनेक्शन नहीं आता तो घर से उठा के लेते। आज हर आदमी के पास गैस का कनेक्शन, ठीक है, कुछ रेट बड़े हैं, कुछ लोग हैं जिनका उसका नहीं ले सकते, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आज उससे धुएं से, उस सारी से बचाव भी। और एक दूसरा क्या है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गैस पे, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास गैस थी नहीं। तो ये फर्क अब कम महसूस हो रहा, ये फर्क अब भी महसूस करते थे। एक टाइम था जब शहर में गैस थी और हमारे पास गैस नहीं थी, तो ये हम भी महसूस करते थे। मुद्रा लोन इसी प्रकार से, जिस प्रकार से दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस पर भी सरकार ने एक पहल की, और एक नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई बनाई है। हालांकि उसमें सबका सहयोग है, मैं अकेला भी इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, सबका सहयोग है। और मैं समझता हूँ आज तक दुनिया में शायद इतना बड़ा सर्वे कभी नहीं हुआ। और हमारा मानना है कि जितने भी देश हैं जिन्होंने तरक्की करी, उन सब ने अपनी भाषा पे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अपनी भाषा में सारा खोज की, अपनी भाषा में सारा काम किया। जो लोग दूसरों की भाषा पे चलते रहे उनमें ज्यादातर देश ऐसे जिन्हें तरक्की नहीं की। और हमने वोकेशनल एजुकेशन पे उस पर जोर दिया कि ये जो सारा का सारी एक फौज खड़ी कर दी कि पढ़ने के बाद सब बेरोजगार। आज आपको नहीं लगता ऐसा कि जो कि अनपढ़ है वो बेरोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है? तो कहीं ना कहीं तो गलती थी ना। तो उस पर पूरा मंथन करने के बाद एक नई शिक्षा नीति हम लेके आए,
ताकि वोकेशनल एजुकेशन कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी को बढ़ना चाहिए। जब वो शिक्षा पूरी करके जाएगा तो बाहर वो रोजगार मांगने वाला ना बने, बल्कि रोजगार देने वाला बने। इसी प्रकार से और जिस प्रकार की सुविधा थी, मेडिकल कॉलेज, कई बार आपसे कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने जो था पीजीआई बनाया था, इन्होंने क्या बनाया, तो ऐसी मेडिकल कॉलेज है जो 2014 तक थे, वो 641 थे, पूरे टाइम के 641 बने। हमने 9 साल में 700 मेडिकल कॉलेज बना दिए, ये आज बढ़ गए। इसी प्रकार से आईआईटी, ये बार बार कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईआईटी बनाई थी, इन्होंने क्या किया, उन्हें 2014 तक जो बनी वो 16 थी, हमने 9 साल में 7 बनाई, नहीं बनाई। आईआईएम, इन्होंने पूरे टाइम में 13 बनाए, हमने 9 साल में 7 बनाए। इसी प्रकार से हमने और बहुत सी, जैसे अटल टनल है, ये बहुत बड़ा एक 9 किलोमीटर की सुरंग है जिससे बहुत बड़ा लाभ हुआ, हमने इस प्रकार की एक बनाई। इसी प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आज एक बहुत बड़ा केंद्र है, पूरे देश का पर्यटक वहां जाएगा, और उससे एक सम्मान दिया उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने देश को एक करने में जिसकी अहम भूमिका थी, बहुत बड़ी। यानी कि मैं समझता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ होगा जिसने खून का एक कतरा बहाए बिना इतनी रियासतों को, बिस्मार्क का बड़ा भारी का नाम है, उसने 3 रियासतों को इकट्ठा कर दिया था जर्मन में, लेकिन यहाँ तो 650 रियासतें थी, और 650 की 650 रियासतें जिस महापुरुष ने इकट्ठी की थी, तो उसको भी सम्मान दिया, और आज वो बहुत बड़ा वो है। इसी प्रकार से संसद का नया जो भवन बनाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हालांकि इन्होंने उसका भी विरोध कर दिया। अब ये नहीं पता, कुछ भी काम करो उसका ही विरोध कर दें। धारा 370, जिसके कारण देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी भारी समस्या थी, हम पहले दिन से उसके खिलाफ है, जिस दिन बनी, और हम नहीं खिलाफ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के मुखिया थे, जिनकी देखरेख में संविधान बना, जो ड्राफ्ट कमेटी के भी चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि धारा 370 जो है वो देश के लिए बेहद खतरनाक है, ये विभाजनकारी है, और ऐसी धारा का प्रावधान मैं संविधान में नहीं कर सकता, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, डॉक्टर साहब ने लेके आए इसका प्रस्ताव, उस टाइम का जो गृह राज्य मंत्री था वो इसका प्रस्ताव लेके आया था, तब ये पास करी थी, और पास भी तब करी जब कहा था आंशिक है, ये थोड़ी देर में गसका समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज तो जब हम समाप्त कर रहे कांग्रेस तब भी खिलाफ है इसके, बोले बिना समाप्त करो। हालांकि पंडित जी ने ये कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए कर रहे, लेकिन उसको अगर समाप्त करने का काम किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसी प्रकार से अनुच्छेद 35 से उसको भी समाप्त किया। राम मंदिर, जो राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये तो गौरव का प्रतीक है, हर आदमी के लिए गौरव का प्रतीक है, और एक कोई बाहर से आक्रांत आया उसको आप मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को क्या लेना देना उसके साथ। लेकिन जानबूझ के इन्होंने अपनी वोट के चक्कर में इस प्रकार का किया, और आज प्रयास से, केंद्र सरकार का प्रयास भी, वैसे कोर्ट के फैसले से बन रहा वैसे तो वो, और आज तथ्य भी इस प्रकार के साबित हो गए कि वाकई एक आक्रांता ने उसको तोड़ा था। और मैं समझता हूँ कि राम में सबको गौरव है, चाहे वो मुसलमान बन गया, भले ही मुसलमान बन गया, उस टाइम तो वो भी वही था, वो भी राम को ही मान रहा था, तो हम सारे उसकी संतान है। तो आज वो राम मंदिर जो है वो बनने लग रहा है, जिससे बहुत बड़ा जो है देश का, मैं समझता हूँ हर आदमी को इसकी बेहद खुशी है। रक्षा के जो भी सामान है वो आज तक हम मांगने वाले थे, हम डिमांड कर रहे थे कि हमें दे दो, और वो फिर उसकी मनमानी कीमत इस प्रकार से लेते। आज हम बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि पहले के मुकाबले 334% लिखा इसने कि उसकी वो बढ़ गई, हमारी बनाने की क्षमता हमारी बढ़ गई, और बहुत बड़ी मात्रा में हम आज उसको सप्लाई करने वाले। और हमारी ताकत का और हमारे रुतबे का पता इस बात से चलता है कि अभी रूस का और यूक्रेन का की लड़ाई है, और हमारे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, हमारे यहाँ जम्मू नगर के भी थे, हमारे जिले के बच्चे भी थे, और हमारे पास बहुत लोग आए जी हमारे बच्चों को किसी प्रकार से निकालो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की और दोनों देशों से बात की। मैं समझता हूँ शायद ही कभी ऐसा चमत्कार होया होगा कि कभी इस प्रकार से किसी ने लड़ाई रोक दी हो। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इंडिया का झंडा लगा के, हाँ, तो वो लड़ाई उन्होंने बंद की हमारे उस पर, और हमारे सारे बच्चे निकल के आए। और ऐसे भी है कि दूसरे देश के भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारा झंडा लगा के वो वहां से निकल के आए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार स्टार्टअप पर काफी जोर रहा, और जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि चाइना की प्रगति में स्टार्टअप की बहुत बड़ी
भूमिका है। तो हमारे यहाँ भी 100 से ज्यादा स्टार्टअप इस टाइम काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। ऐसे ही भारत वंदे मातरम एक ट्रेन अभी शुरू हुई और लगभग अपने 20 ट्रेनें चालू हो गई। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा उसके बारे में कि वो ट्रेन ऐसे लगता है जैसे हम विदेश की ट्रेनों में घूम रहे हैं। अभी तक तो विदेश हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ना, सबसे बढ़िया वही है कि वही अच्छे हैं, लेकिन अभी हमारी ट्रेन भी उसी प्रकार की है। और हमारा टारगेट है कि जल्दी 400 ट्रेन तक, अभी तो 20 हैं, लेकिन 400 ट्रेन तक बढ़ाने का हमारा उसमें प्रयास है कि 400 ट्रेनें उसमें शुरू करेंगे। इसी प्रकार से एयरपोर्ट की बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने 2014 तक जो एयरपोर्ट थे वो 74 थे, और 9 साल में जो हमने बनाए वो भी 74 ही। जितने एयरपोर्ट उन्होंने पूरे टाइम में बनाए तो उतने ही एयरपोर्ट। ये बात मैं इसलिए कह रहा कि जो बार बार कहे ना कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो हमने जितने उन्होंने किए लगभग उतने या उससे ज्यादा भी, बहुत सी चीजें उससे ज्यादा भी हमने इस कार्यकाल में कर दी। नेशनल हाईवे जिस प्रकार की स्थिति, आम आदमी भी इसको महसूस करता है कि भाई इतना बड़ा काम कभी हुआ नहीं, जितने अच्छे नेशनल हाईवे है। तो पूरे टाइम में 2000 तक 14 तक जो बने वो 91,287 किलोमीटर है नेशनल हाईवे, और जो हमारे कार्यकाल में बने वो है 54,000 किलोमीटर। केवल इतने टाइम में हमने 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। अभी तो हमारे पास 1 साल और भी है अभी तो और भी बनाएंगे हम। तो ये लास्ट में हो सकता है कि शायद हम इनके आसपास ही पहुंच जाएंगे, कोई बड़ा नहीं रहेगा। और इनका टोटल टाइम का है हमारा 9 साल का है। किसान सम्मान निधि, हमने कहा था किसान के जो खर्च है वो हम कम करेंगे। हमने कहा कि किसान की आमदन दोगुनी करेंगे। दोगुनी कैसे होगी कि उसका हम खर्च कम कर दें। तो हमने किसान को, हर किसान को 6,000 रुपए, 3 बार हम 2,000 रुपए उसको देते हैं। तो औसतन जो किसान है वो लगभग 2.5-3 एकड़ का किसान है। और 6,000 का मतलब है किसान के जो भी बाहर के खर्चे हैं खाद के दवाई के, लगभग 6 एकड़ में वो काफी कवर हो जाए। तो साफ है कि उसकी उत्पादन लागत घट गई। और जिस प्रकार एमएसपी हमने बढ़ाया, हर बार हम एमएसपी बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। अब की बार भी सरकार ने बहुत अच्छा एमएसपी बढ़ाया, तो उसमें किसान की जो आमदन है वो काफी बढ़ी है। अभी हमने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना शुरू की, और मैं समझता हूँ कि जिस समय उसकी घोषणा की शायद वो हमारी सबकी कल्पना से बाहर थी, सबकी कल्पना से बाहर थी। 5 लाख का अनुमान किसी का नहीं था, 50,000 का अनुमान तो हो सका क्योंकि 50,000 रुपए की सरकार कर देगी। लेकिन सरकार ने 5 लाख की गारंटी दे दी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख तक का खर्च जो है उसका सरकार उठाएगी। और आज उसमें 23 करोड़ 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका लाभ उठाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से यहाँ भी, हमारे यहाँ भी आपने देखा कि हमारे से पहले यहाँ रोजाना बोर्ड लगते थे कि भाई ये जो एक्सप्रेस वे है यहाँ से पंचकुला जाने वाला ये बनेगा, और मेरा ख्याल क्या बनया नहीं वो। पर लेकिन जब हमारी सरकार बनी थी तो उसके बाद गडकरी जी यहाँ आए थे, तो ये तो बनया ही था। लेकिन मेरे याद है कि जब वहाँ प्रोग्राम हुआ था और कटारिया जी बोलने के लिए खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ये तो सड़क आप मंजूर कर रहे, इसके लिए तो धन्यवाद है, लेकिन यहाँ से जो कैथल रोड जाता है ना उस पर औसतन 1 आदमी रोजाना मर जाता है एक्सीडेंट, इतने एक्सीडेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको भी मंजूर कर रहा। और फिर उन्हें बोलते गया कि 2,200 करोड़ रुपए का कोई और काम हो तो आप मुझे वो बता दो, मैं वो भी कर दूंगा। और वो कैथल वाला रोड भी बन गया और ये रोड भी बन गया। ये दोनों रोड आज आपके सामने हैं। और जिस प्रकार से अच्छे रोड बने, आज मेरी अगली मीटिंग जो है कैथल ही है, और इसलिए मैंने टाइम कम रखा क्योंकि मुझे पता है रोड बहुत अच्छा है, 1 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा कैथल। तो आज ये सारी चीजें आज आपके सामने जिस प्रकार से ये 9 साल में ये तो सरकार के प्रधानमंत्री ने योजनाएं भी की और उसका आपने बहाल भी कर दिया। जो लोकल नेता है, लोकल अभी मुख्यमंत्री अपने जिले के लिए अब तक क्या क्या हुआ है? देखिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आज हमारी इस पे ही है कि 9 साल जो केंद्र के हैं उस पे है। अगर अगली बार नहीं, अगली बार अगर आप यहाँ आएंगे ना तो यहाँ का भी मैं पूरा डिटेल में आपको सारा बता दूं, क्योंकि अगर मैं वो बताऊंगा तो फिर ये खबर मिक्स हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ। सड़क की बात की, कहाँ से सड़क बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, चलो अभी चलते हैं। नहीं आपको थोड़ा मैं कह रहा वो किस प्रकार की दिक्कत नहीं, सड़क पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं। अभी अब हाँ, वो चक्कर क्या है कि वो देखना क्या है कि आप एक्सप्रेस हाईवे से रहे
जब आप एक्सप्रेस हाईवे से नीचे उतरो ना जी, तो आपको लोगों थोड़ा सड़क छोटी है। ये है कहानी, वो नहीं है। सड़क में कोई कमी, सड़क ठीक है। हालांकि उसके लिए सरकार ने जहाज उड़ रहे मेरा हैं, लगा है जहाज उड़ रहे हैं सड़कों पे। आपने नहीं, कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन पे जहाज उतारा जा सका। हाँ, उड़ाने वाली जो बात नहीं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का बड़ा नाम हुआ है, और दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी के पाँव को हाथ लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी इज अ बॉस। अमेरिका का बाइडेन आया स्पेशली उनको मिलने के लिए, उनसे मिले। लेकिन अगर जो आपको कुछ नुकसान होगा चुनाव में, जैसे यहाँ शिमला में, हिमाचल में और इधर राजस्थान में सिलेंडर 500 हो गया, ये जो आपने बातें बताई ना, ये सब पढ़े लिखे और बड़े आदमी की तो काफी होगी, लेकिन ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया, ये सब कम से कम गृहिणी के दिल में जरूर खटकती है कि इतना महंगा हो गया। दूसरे स्टेट के जो हैं वहाँ पर 500 के सिलेंडर हो रहे हैं। अभी नए नए इलेक्शन हुए, सबने कर दिए, और इसने तो गहलोत ने तो जिसे कर दिए शुरू। तो देखिए, आम आदमी इस बात को समझता है कि अब चुनाव है, इसलिए सारे काम कर रहे हैं। ये कुछ चलने वाली बात नहीं है कि ये इस प्रकार से कर देंगे। ये तो केवल और केवल चुनाव के दौरान है। अभी हिमाचल में इतने वादे करके आई थी सरकार, लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर सकी। जो वादे उन्हें कह दिया था ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। पंजाब ने भी ऐसे ही वादे किए थे, आज वो पूरे कर नहीं सकते। और बीजेपी ने हमेशा वही वादे करे जो उसने पूरे किए। जहां तक आपने बात कही कि जो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं उनकी समझ जाता है, हमारे जो काम है मैक्सिमम गरीब आदमी के लिए है। चाहे राशन देने की बात है, चाहे आयुष्मान की बात है, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात है, चाहे बीपीएल की बात है, जो भी है हमारा सारा का सारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम में गरीब व्यक्ति जो है वो हमारी प्राथमिकता में रहा, उसके लिए हमने मैक्सिमम काम किया। दूसरी प्राथमिकता हमारी महिलाएं रही कि महिलाएं पीछे नहीं रहती। हमारी सोच है ये कि दो लोग अगर बराबर चलेंगे, महिला और पुरुष बराबर चलेंगे ना जी, तो देश में एक की वजह दो हो जाएंगे। अगर आपको एक को रोक के रखोगे ना जी, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारी सोच है, दुनिया में जिन देशों ने प्रगति की वहां महिलाएं बराबर बराबर है। हम नहीं चाहते कि महिलाएं पीछे रहे, तो हर जगह हम महिलाओं को भी इम्पोर्टेंस दे ताकि वो आगे बढ़नी चाहिए। तो हमने उसमें पूरा काम किया। आपने केंद्र की बात की है, केंद्र की नीतियों की। सर, आम आदमी के एक ही क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने में देरी करती है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे पहलवानों का मामला हो। देर आए दुरुस्त आए कहेंगे या गलती मानेंगे, क्या करना चाहेंगे जी आप? देखिए, जहां तक किसानों वाली बात भी है, वो बिल जो थे किसानों के हित में थे, लेकिन क्योंकि जिद कर ली जिस प्रकार से, तब माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही। वापस नहीं, ये प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि शायद मैं आपको समझाने में सफल नहीं रहा। कानून जो थे वो किसान के हित के थे, लेकिन मैं समझाने में सफल नहीं रहा, इसलिए मैं कानून को वापस लेता हूँ। ऐसा था किसान के खिलाफ थे, वो किसान के पक्ष में थे। जहां तक आप लट की बात करते हैं, लट हमने कही नहीं। जिस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का उन्होंने प्रयास किया कि अव्यवस्था फैलाई, उसके बाद जिस प्रकार से कंट्रोल इस सरकार ने किया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिसने इस प्रकार का कंट्रोल अपने ऊपर रखा हो। सर, मांगा तो उन्होंने भी है, एमएसपी मिलेगा किसको, कहाँ? हाँ, आप प्रश्न पूछो ना उसका। अभी अभी मैं नहीं आपको पूछो प्रश्न सर पूरा कर लिए। पहलवानों का मुद्दा भी देरी से अनुराग ठाकुर जी सुलझाया, पहले उसको शुरू कर लेंगे। जहां बात में किसानों को लाठीचार्ज हुआ, उस मामले में जो है रामकरण काला ने विधायक ने इस्तीफा देने की बात कह दी है और सरकार में वो शामिल है। देखिए, रामकरण काला जी क्या निर्णय लेते हैं तो उनका अपनी इच्छा पर निर्भर है, वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जितना अच्छा वर्तमान सरकार है, जो एमएसपी घोषित किया गया उसके हिसाब से आज मार्केट में रेट नहीं है, और इस टाइम जो रेट है वो लगभग 4042 रुपए रेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम हैफेड को कहेंगे कि 48 रुपए खरीदेंगे, 42 रुपए में बिक रहा, लेकिन हम 48 रुपए खरीदेंगे, और उसके साथ ही किसान को 1000 रुपए और देंगे, मौजे के तौर पर देंगे, या 52 भरपाई की लगाओ, उसमें 1000 और देंगे। यानी कि हम हर किसान को 1600 रुपए देने लगे। हमारा मानना है कि जैसे ही 48 खरीदेंगे तो निश्चित तौर से मार्केट उठेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरे से पूरे देश से बता दो ना, कौन सा सरकार करी? कोई सरकार अगर 800 भी दे रही हो तो बता दो मुझे, 400 भी दे रही हो बता दो मुझे, हम 1600 तो ई बाल ही दे रहे। और जहां तक आपने कहा लाठीचार्ज की बात, उन्होंने रास्ता रोक दिया। रास्ता रोकने के लिए हमने पूरा प्रयास किया कि रास्ता खोल दो। आप मानते हैं कि रास्ता ऐसे रोक देना चाहिए? एक राष्ट्रीय राजमार्ग है,
और उसपे जिस प्रकार से आपने जाम लगाया, अगर 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर तो दोनों साइड में अगर जाम लग गया होगा तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? आपकी लड़ाई सरकार के साथ है, सरकार के साथ लड़ो। आम आदमी जो सड़क पर जा रहा है उसको तो कोई रोल ही नहीं है बेचारे का। आपने उसको उसका जीना मुश्किल कर दिया, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत निर्णय था। कोर्ट का भी साफ आदेश है कि इस प्रकार से कोई जाम नहीं होने देना चाहिए और ना ही किसी को जाम करना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि सरकार को आदेश दिया कि जाम नहीं होने देना चाहिए, आम आदमी को भी समझना चाहिए कोर्ट का रहा जाम नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए। और मैंने समझता कि जाम करने से कोई उसका वो है, अब वो एक आदमी दे रहा, पता नहीं उसकी क्या समस्या है क्या नहीं है, किस वजह से दे रहा हो, तो उसको सारे देखिए कहीं से निकलने का रास्ता था। अभी यहाँ कोई निकलने का रास्ता ही नहीं था, इतनी बड़ी ट्रैफिक को आप ऐसे जाम कर दोगे तो निकल ही सकती। वहां कुछ ना कुछ रास्ता था निकलने का थोड़ा। अब आम आदमी को दिक्कत उठानी पड़ती थी, उसको 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, घूम के निकल तो जाता था। लेकिन आज तो आपने देखा है 50 किलोमीटर से भी ज्यादा तो दूर तक जाम लग गया, दोनों साइड 50-50 किलोमीटर। सर जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो पहले अपने धरने पर बैठा है, अपनी मांगों को लेकर बैठा है। जब सरकार नहीं सुनती उसके बाद ही वो ऐसा कोई एक्शन लेता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरपंच हो। लेकिन उसके तो क्या लाठीचार्ज किया जाता है। आप बताओ क्या इसका अधिकार देंगे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने? नहीं तो सर आप पक्ष सरकार में नहीं हैं सुनती, इसके? सरकार अगर टाइम से सुन ले उनकी मांगों नहीं, को, या उसके बाद सरकार ने सुन ली, सरकार ने पूरी कर दी। मैंने आपसे पहले बताया सरकार ने सुनी नहीं, सरकार ने तो मान ली। सरकार ने जो चीज 4200 बिक्री 4800 खरीदनी शुरू कर दी और 1000 देने शुरू कर दिए, तो ये कोई छोटी बात है? कौन? नहीं, एमएसपी ठीक है, 6400 रुपए है केंद्र सरकार, लेकिन जितना रेट डाउन चला गया उसमें जितनी मदद हरियाणा सरकार कर रही है, मैं दावे के साथ कर रहा, सरकारें तो इनकी भी है ना कहीं। बताओ तो मेरी किस सरकार का नाम है एक का? जहां इन्होंने 500 रुपए की मदद करी, बताओ तो 1600 की कर रहे ना। अगर हम महंगी ले रहे तो 600 रुपए में वहां भी ज्यादा महंगी ले रहे हैं, और 1000 दे रहे वो भी दे रहे, 1600 दे रहे, 1600 की मदद कर रहे। किसानों में इस प्रकार का कोई नहीं है, किसान सेटिस्फाई है, किसान में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ संगठन होते हैं, वो संगठन अपना अस्तित्व दिखाने के लिए जबरदस्ती इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करते हैं, किसानों में कोई रोष नहीं है इस बात में। देखिए नियम अनुसार कार्रवाई होगी, जो भी होगी तो ऐसा माना जाए कि दुष्यंत चौटाला को वो गठबंधन करके घाटा ही हुआ है, क्योंकि पहले अभी रामचंद्र चौटाला, इससे पहले देवेंद्र मोदी थे, उससे पहले राधा भूषण जो दुष्यंत गौतम है, वो भी नाराज हुए थे, तो गठबंधन का कहीं ना कहीं भी घाटा हो रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से कहीं कोई नाराज नहीं है, नहीं वो कहीं नाराज है, और गठबंधन है वो ठीक रूप से चल रहा है।